नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के इम्कान तो है नहीं और इमरान खान की बहनों ने बहुत कैटेगोरिकली साफ कह दिया है कि इमरान खान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अदालत के अंदर केस लगा हुआ था, आज फिर मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए कोशिश की, इमरान खान की बहनें गई, मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान के साथी गए, फैमिली के लोग गए, मुलाकात नहीं करवाई गई। बल्कि अब इमरान खान साहब की कोई खैर खबर भी बाहर नहीं आती। यानी जो सरकार चाहती है उतना ही पता चलता है, जितना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उतना ही आप इमरान खान के बारे में जान सकते हैं। जो छोटे मोटे सोर्सेज हमारे पास पहले होते थे, यानी 2024 में 2025 में हम खबरें निकाल लेते थे, लेकिन 2025 का जब इख्तिताम आ रहा था, जब आसिम मुनीर साहब ने 27वीं आईनी तरमीम का फैसला किया कि एक आईनी तरमीम मजीद लाई जाएगी, और जिस वक्त उनकी एक्सटेंशन का मामला आया, उनके इस्तिस्ना का मामला आया, तो उस वक्त से हमें खबरें मिलना बंद हो गई। मैं सच आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल हमारे सोर्सेज खत्म हो गए। जो छोटे मोटे सोर्सेज थे, हम जेल से कोई चीज निकाल लेते थे। मैं बतौर सहाफी है एतराफ कर रहा हूं कि हमने बड़ी कोशिश की है, दोबारा हम कोई सोर्स बना नहीं पाए। हमें जो पता चला है वो ये है कि वहां मखसूस लोगों को अब रखा गया है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, और बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, और सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाती है कि बाहर कोई बात निकले ना। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को लॉन्च किया गया, उन्होंने इसका फायदा उठाया, उन्होंने जो भी कहा ये बिलीव किया गया कि उनकी बात पे लोग यकीन करेंगे, लेकिन वो सौदा भी नहीं बिका। फिर मुख्तलिफ तरीके किए गए। बहरहाल आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की अपनी एक बहन के साथ हुई थी, और डॉक्टर ने फिर उसके बाद उन्हें देखा है, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनको भी सख्ती से मना किया गया है, और सरकार ने अपनी मर्जी के डॉक्टर चुनकर भिजवाए हैं कि यही डॉक्टर इमरान खान साहब को देखेंगे और यही खबर जो देंगे वही देंगे, और वो एक प्रेस रिलीज के जरिए से देते हैं। अदालत में इमरान खान साहब का केस चल रहा था, वहां भी कोई इंसाफ नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने जो बात की, उन्होंने कहा जी शवाहिद तो सारे मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का ये केस खत्म किया जाए, उन्हें फौरी तौर पर रिहाई दी जाए, लेकिन मैं जजेस दबाव में है, और जजेस पे दबाव इतना ज्यादा है कि वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब तो बाहर आ जाना, ये बात मैंने आपको कई दफा कही है। और इसी बुनियाद पे हमेशा अदालतों पे तकिया करते हुए, अदालतों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये दावा करता रहा हूं कि जिस दिन अदालत ने इंसाफ दिया, यानी एक दौर तक तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं हुई, वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसी बुनियाद पे हम ये कहते रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, ये केसेस खत्म हो जाएंगे। केसेस खत्म होते चले गए, लेकिन फिर उसके बाद तरीकाकार बदल दिया गया। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई, और अदलिया में अपनी मर्जी के बंदे लाकर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से मुकम्मल कंट्रोल कर दिया गया। अब इमरान खान की बहनें भी कह रही है कि ये जजेस फैसला नहीं दे पाएंगे, और इस तरह तो इमरान खान सालों अंदर रहेंगे, ये जितना चाहेंगे इन केसेस को। मैं थोड़ा सा पहले ये बात बता भी रहा था कि अब अदालतों से उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, मामला वहां जाके पहुंच गया। अलीमा खानम ने साफ कहा है कि जब तक अवाम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ सड़कों पर निकलकर दबाव नहीं डालेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अब ना मुलाकातें हो रही हैं, ना उनकी आंख की सेहत के बारे में कुछ मालूम है कि वो क्लॉट बना कैसे, उसका रीजन क्या है। इस बारे में अभी तक ना इमरान खान साहब के डॉक्टर को कुछ मुतमईन किया जा सका, ना इमरान खान साहब की फैमिली को बताया जा सका, और जजेस इंसाफ देने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? वो उसी तरीके से होगी जैसे होनी चाहिए, यानी या तो इमरान खान साहब हार मान लें, जेल के अंदर सरेंडर कर लें, और वो ये कहें ठीक है जो आप कहते हैं मैं वो कर लेता हूं और मुझे रिहाई दी जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक दबाव बढ़े पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। देखिए ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत दबाव है, महंगाई का दबाव उनके ऊपर है, मईशत की तबाही का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान में जो हालात खराब हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो दबाव उनके ऊपर है, आलमी दबाव भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, IMF का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान की आवाम का दबाव उनके ऊपर है, लेकिन एक अवामी एहतजाज का दबाव नहीं है। अवाम अभी तक कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई जैसा होना चाहिए था, और वो ना कर पाए उसके लिए उन्होंने ताकत का अंधा इस्तेमाल भी किया, लोगों को कत्लेआम किया, लोगों को मारा, जेलों में डाला, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को सड़कों पे उन्होंने घसीटा, बच्चों को गिरफ्तार किया, उन्होंने बहुत जुल्म किया लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब लोगों ने निकलना है, जिस दिन लोग निकल आए सड़कों पे उस दिन एस्टेब्लिशमेंट का कोटा फुल हो जाएगा, और फिर इमरान खान साहब को रिहाई भी मिल सकती है। तो ये दबाव इमरान खान की बहनें कह रही है कि ये दबाव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी जानब इमरान खान के मुखालिफिन जो है वो तो शाही फैमिली से पता नहीं क्या कुछ बनते जा रहे हैं। एक वो क्रिकेटर है, मैं बात करना नहीं चाह रहा था कि उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि अब सारे ही बात कर रहे हैं तो फिर मैं भी बात करता हूं। वो नसीम शाह ने एक ट्वीट किया, अब वो ये कहते हैं मैंने ट्वीट नहीं किया, वो ट्वीट जो है वो किसी और ने कर दिया था, और नसीम शाह ने उसके ऊपर माजरत भी की, लेकिन उस ट्वीट को बुनियाद बनाकर
कि जनाब इसने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसको 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को ऐसे जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया नसीम शाह को। उसके वालिद भी बोल पड़े, अब पाकिस्तान सारा नसीम शाह के साथ जाके खड़ा हो गया। वो कहते हैं ये बात आपने की है, बात ठीक है। वो कहते मैंने तो की ही नहीं भाई, वो तो अकाउंट किसी और के पास था, उसने ट्वीट कर दिया और अब मेरे खाते पड़ गया, तो मैं फिर भी माजरत चाहता हूं, किसी की दिलदारी हुई है तो। लेकिन पीसीबी ने 2 करोड़ जुर्माना कर दिया और बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद उसको बैन लगा दिया जाए 2 साल के लिए, ये बातें भी की जा रही थी। वो शानदार क्रिकेटर है, वो उस टाइम भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला जब उसकी वालदा इंतकाल कर गई थी। वो टूर पे गया, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था। उसने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में किरदार भी अदा किया माजी में और बड़ा अच्छा खेलता रहा, पूरा जोर लगाता रहा और उसकी आंखों में आंसू भी थे उस दिन। उसकी वालदा फौत हो गई थी, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, तो हीरो है पाकिस्तान का। लेकिन यहां लोगों के दिल बहुत छोटे हैं, एक ट्वीट को लेकर उसको जुर्माना कर दिया, उसको मुतनाज़े बना दिया। अब ये मुझे पता है ना कि आइंदा किसी भी बहाने इसको टीम से बाहर कर देंगे और फिर इसको टीम में नहीं खेलने देंगे, क्योंकि शहजादी की शान में गुस्ताखी हो गई। इतनी सी बात। इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में। शाहिद अफरीदी ने कितनी तनकीद की इमरान खान पे, कितने निश्तर बरसाए, लेकिन इमरान खान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं भी जाता था, अपना काम करता था। सरफराज नवाज ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में। जावेद मियाँदाद इमरान खान के बारे में तब बोले जब इमरान खान इक्तदार में थे, लेकिन इमरान खान ने किसी से बदला नहीं लिया। तो बड़ा आदमी सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि उसके पास बड़ी गाड़ी होती है या बड़ा ओहदा होता है। आदमी अपने किरदार की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से बड़ा होता है। तो इमरान खान साहब ने इन चीजों को बॉदर नहीं किया, लेकिन ये बहुत छोटे लोग हैं, बोने हैं, इनको जरा सा कुछ छेड़ दे, चां चां करते हैं। अब इन्होंने पकड़ के उसको, अच्छा देखिए, वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं, इधर हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क को लूट रहे हैं। यहां पे हलफ लेकर आते हैं ना ऑफिसर्स के, हम कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। कायदे आज़म ने मना किया था। ये बार बार डिक्टेटर बन जाते हैं, बार बार मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं। हलफ की खिलाफ वर्जियां करके अरबों की जायदादें बना ली जिन लोगों ने, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और एक शख्स ने कहते हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है, वो ट्वीट नहीं करेगा, वो कहता मैंने किया भी नहीं, उसको पकड़े जुर्माना डाल दिया। तो ठीक है, ये पाकिस्तान को ऐसे ही चला रहे हैं अपनी मर्जी से। अब आ जाए जो बैनुल-अक़वामी खबरें हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। यह दावा किया गया अल जजीरा की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को या पुराने इत्तेहादियों को यह आगाह कर दिया है कि मैं लड़ाई खत्म करके जा रहा हूं, चाहे आबनाए हुर्मुज़ बंद रहे। यानी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई खत्म करके जा रहा है। इसका इंपैक्ट क्या आएगा बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, ये मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। वो देखा वो तमाम ममालिक जिनको इस वक्त जेट फ्यूल मैसर नहीं है, खासतौर पर इनमें यूके का नाम लिया, यूनाइटेड किंगडम का, बरतानिया का, कि इनको जेट फ्यूल मैसर नहीं है और इन्होंने ईरान के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व होने से इनकार किया था। मेरी उनके लिए एक तजवीज है। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज बड़ी मजेदार है, 2 उसने उसके नंबर लिखे कि तजवीज नंबर 1 और तजवीज नंबर 2। उन्होंने मेरी उनके लिए नसीहत है, तजवीज है कि तेल हमसे खरीद ले क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, पहली तजवीज। और दूसरी तजवीज उसने कहा जनाब कि थोड़ा सा कोई हौसला पैदा करो और जाओ और जाकर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ ताकत के बलबूते पर, और ये सीखो कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका तुम्हारे लिए वहां मौजूद नहीं होगा, क्योंकि तुम जब अमेरिका लड़ रहा था वहां हमारे लिए मौजूद नहीं थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब आप ही जाके अपनी लड़ाई लड़ो। और एंड में उसने लिख दिया कि ईरान जो है वो काफी कमजोर हो चुका है और बड़ा पार्ट हमने अदा कर दिया है, गो गेट योर ओन ऑयल, जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, साफ इशारा है कि हम जा रहे हैं लड़ाई छोड़ के, आपने हुर्मुज़ खुलवानी है तो खुद ही खुलवाओ जाके। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि अमेरिका का तेल यहां से नहीं जाता, अमेरिका का 1% तेल सिंबॉलिकली यहां से जाता है। वो अपना तेल अब प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास और सोर्सेज हैं। उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर दिया, उन्हें अब तेल का मसला नहीं है, वो दुनिया को तेल बेचते हैं। वो भी कह दिया ट्रंप ने कि हमसे खरीद लो तेल, जेट फ्यूल अगर आपको चाहिए तो ये तो जनाब अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ रहा था। अब जो ममालिक वहां से तेल लेते हैं, खासतौर पर यूरोप, उनके ऊपर अमेरिका बहुत गर्म है। अभी देखें फ्रांस ने इनकार कर दिया कि हम अपनी फिजाई हदूद नहीं दे रहे अमेरिका को। जर्मनी के अंदर लोग नाराज हो गए, उनकी अपोजिशन लीडर ने यह भी कह दिया कि इनके फौजियों को भी यहां से निकालो। पोलैंड ने साफ इनकार कर दिया। पोलैंड एक बड़ा मुल्क, यानी यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं उनमें से एक पोलैंड भी है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन और इसी तरह नॉर्वे, ये बड़े ममालिक हैं। फिनलैंड, इनके रकबे बड़े हैं इन ममालिक के। तो पोलैंड भी एक बड़ा मुल्क है, उसने भी इनकार कर दिया। स्पेन ने, इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, ये अमेरिका के वो इत्तेहादी थे जो आंखें बंद करके साथ लड़ते थे। बरतानिया ने लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन अड्डे दिए हुए फिलहाल। बरतानिया कहता है दिफाई नुक्ता नजर से हम मौजूद हैं, लेकिन हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे और ये हमारा उसूल है।
तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पे लड़ाई खत्म कर देता है तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला क्या, यह है सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ धमकियां भी लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान शिकस्त तस्लीम करे, ईरान हमसे हार मान ले और हमारे साथ कोई डील कर ले। ईरान हार मान के अगर डील कर ले तो ये तो मौका ही नहीं है, इतनी लड़ाई लड़ने का फायदा ही नहीं है। ईरान ने हजारों बम खाए हैं गुज़िश्ता एक महीने में, यानी जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने मारे हैं उनकी तादाद 1000 के करीब है, जो क्लस्टर बम मारे हैं वो अलग है, और जो इसराइल ने बमबारी की है, जो उनके तैयारों ने बमबारी की है वो अलग है। तो हजारों बम खाने के बावजूद सिर्फ तेहरान के ऊपर बताया जाता है कि 3000 से ज्यादा हमले हुए हैं। हजारों बम खाने के बावजूद एक मुल्क जब बेहतर पोजीशन में आया तो वो हार मान ले, शिकस्त तस्लीम कर ले। ये ईरानियों ने शिकस्त कभी तारीख में तस्लीम नहीं की है, यहां पे कहां तस्लीम करेंगे। तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि इनसे शिकस्त तस्लीम करवाई जाए, उसके लिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं, अपने फौजियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। अब उनका ख्याल यह है कि बाकी मुल्क मिलकर हमारे साथ हमला करेंगे ईरान के ऊपर। जब वो देखेंगे बहुत सारे अमेरिकी फौजी आ गए, मरीन्स पहुंच गए, हथियार पहुंच गए, तो सारे तगड़े हो जाएंगे, मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अरब ममालिक ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि उनका नुकसान ज्यादा होगा, उन्होंने ईरानियों के साथ रहना है, नंबर 1। नंबर 2, अरब ममालिक के अंदर इसराइल से ज्यादा ईरानियों की हमायत मौजूद है। यह एक बड़ा अहम फैक्टर है। अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलकर शाना बशाना ईरान के खिलाफ लड़ेंगे तो अपने मुल्क में उनकी क़यादतें बहुत गैर मकबूल हो जाएंगी। अरब ये जरूर चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, ईरान को मार पड़े। वो चाहते हैं कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को इतना मारें कि ईरान की कमर सीधी ना हो। वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ईरान के ऊपर अटैक कर दे अपने मुल्क से, और वहां से पाकिस्तान भी मारे, इंडिया भी मारे, सारे रल के मारो ईरान को, इसको कमजोर तरीन कर दो। लेकिन वो खुद नहीं लड़ना चाहते, वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत खुद अदा नहीं करना चाहते अरब। उन्हें लगता है उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो सिर्फ पैसे को इस्तेमाल करेंगे, इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेंगे और दुनिया उनके लिए लड़ेगी। ये उनकी एक हिकमत अमली है। अब आप इसको अच्छा समझें बुरा समझें, वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छा ही सोच रहे हैं। तो बराह रास्त वो लड़ाई के अंदर आएंगे नहीं, तो ट्रंप को इत्तेहादी मिल नहीं रहे, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। ऐसे माहौल में उसको मशवरा दिया जा रहा है कि लड़ाई से निकल जाओ। अब अगर ट्रंप ऐसे लड़ाई से निकलता है, जो आपको मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया, ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है, तो होगा क्या? यानी जंग से पहले और जंग के बाद में क्या बदला? हम पहला सवाल तो यही उठाएंगे ना कि जब ट्रंप ने जंग को शुरू किया तब दुनिया कैसी थी, और जब खत्म करके वहां से जा रहा है तो दुनिया कैसी है। तो पहली बात तो यह है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली थी, जंग के बाद बंद है। और वैसे भी जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं या दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप जंग बंद करें, आबनाए हुर्मुज़ हम टेलीफोन करके खुलवा लेंगे। ईरान ने अमेरिका की जिद में आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है ना, कि यहां जंग चल रही है, ये जंगबंदी कर दें, ऐलान कर दें कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। ईरान के साथ यूरोप बैठ जाएगा जाके, अरब बैठ जाएंगे जाके, वो एक मैकेनिज्म बनाएंगे, सर्टेन कंडीशंस होंगी, वो आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खोल देगा, सब तरफ अमन हो जाएगा, बस अमेरिका और इसराइल यहां पे नहीं आएंगे। तो वो खुद ही खुलवा लेंगे, उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 ऑप्शन दिए ना, पहला के तेल हमसे ले लो, दूसरा वहां पे जाके खुद आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा लो। दूसरा ये है ना, दूसरा बहुत आसान है, वो बगैर लड़े खुल जाएगा। ईरान तो कहता है सबके लिए खुली है, हम अपने दुश्मनों के लिए नहीं खोल सकते। तो अमेरिका और इसराइल को नहीं मिलेगा, बाकी सारे लोग जाके वहां ईरान को यकीन दिलाएं कि हम आपके दुश्मन नहीं है, हम इस जंग के अंदर शामिल नहीं हुए, तो ईरान खोलेगा ना उनके लिए। हाँ, ये कंडीशंस अब जरूर होंगी कि ईरान अब उसको मुफ्त में नहीं खोलेगा, वो वहां से कुछ पैसे कमाना चाहेगा। और ईरान के ऊपर माजी में जो पाबंदियां थी, वो पाबंदियां भी अब ऐसा लगता है कि नहीं रहेगी। तो फर्क क्या पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने से लेकर अब तक? क्या ईरान में रजीम तब्दील हुआ? नहीं हुआ। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार कह रहे हैं रजीम बदल गया, रजीम बदल गया। क्या बदला भाई? ये मौजूदा रजीम ने सारे मिसाइल चलाए हैं, पिछला रजीम तो जंग के पहले दिन शहीद हो गया था। आयतुल्लाह अली खामनाई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे। ये जो ईरान ने वापस हजारों मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, ये तो इसी रजीम ने मारे जिसको वो कह रहे हैं अच्छा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो नया रजीम है, ये वही है जो पहले था, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, बंदे बदल गए हैं, ये वही लोग हैं, वही टीम है। तो एक तो रजीम तब्दील नहीं हो सका। नंबर 2, आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो गए। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया, उसमें -17% इनकी पॉपुलैरिटी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो डाटा है या अमेरिकन मीडिया बता रहा है, मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका की तारीख के तमाम सुदूर से, यानी हालिया तारीख जो अमेरिका की, इसमें तमाम सुदूर से ज्यादा गैर मकबूल सदर है। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की फारिग हो गई जंग के नतीजे में, अमेरिका की चौधराहट भी बढ़ गई। पहले अमेरिका खित्ते का चौधरी था दुनिया का, यहां अपने जहाज भेजता था, लोग बात मान लेते थे, हमारा बैरी बेड़ा आ रहा है, वो सारे कहते थे दसों सरकार करना की है। पाकिस्तान में एक उनका छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा, एक उसका साइफर आ जाता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रजीम तब्दील हो जाता था।
वो उनका एक छोटा मोटा ऑफिसर भी आता था तो हमारे हुक्मरान लाल टाइयां लगा के खड़े हो जाते थे उसके रास्ते में। तो वो जो चौधराहट अमेरिका की थी वो बाकी नहीं रही। ऐसी मनूसत डाली है इन्होंने, जाके ट्रंप को जफा डाला, ट्रंप की चौधराहट भी बढ़ गई, अमेरिका को भी बेड़गरक कर दिया पकड़ के। अब एक तो अमेरिका की चौधराहट भी गई, फिर अमेरिका के इत्तेहादी भी इसके हाथों से छूट गए। वो ममालिक जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे वो अब सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो उसके हाथों से निकल गए। उन्हें लगा कि वो अमेरिका की ख्वाहिश के लिए लड़ाइयों में नहीं कूद सकते बार बार। फिर आयरन डोम की एक पूरी मिथ थी कि जनाब आयरन डोम है, पैट्रियट का एक फिजाई दिफाई निजाम है, अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 है, वो खत्म हो गया। सबने देखा कि ईरानी मिसाइल गए, ईरानी ड्रोन गए, उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। अमेरिका की अस्करी कुव्वत के ऊपर सवालात उठे कि वो आउटडेटेड है। यानी ये जो अस्करी कुव्वत इस वक्त अमेरिका के पास है ये वो नहीं है जो जदीद लड़ाइयां लड़े, वो आउटडेटेड है। और चाइना ने, रशिया ने इसका काफी मजाक भी उड़ाया। फिर अमेरिका की हथियारों की मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। कई ममालिक जिन्हें अमेरिका से खतरा रहता था उनका हौसला बढ़ गया इस लड़ाई के बाद, और जो खलीज का खित्ता है वो भी बहुत हद तक बदल जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जंग के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की लड़ी हुई जंग में अमेरिका को क्या मिला, इसराइल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नुकसान हुआ अरबों का, नुकसान हुआ ईरानियों का, लेकिन अमेरिका की मिथ टूट गई, इसराइलियों की मिथ टूट गई। और अगर ये जंग इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां बंद करता है तो अमेरिका इस जंग के लिए लूजर के अलावा कोई और टाइटल हासिल नहीं कर पाएगा, मुझे तो ये लगता है। नाज़रीन, एक और चीज मैं पाकिस्तान से आपके लिए शेयर कर देता हूं, लेकिन मैं नसीम शाह का वाकया आपके साथ शेयर कर रहा था तो मुझे उसमें एक और चीज याद आ गई। इसी मुल्क में ना एक गलीज जानवर के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को तशबीह दी गई, उनकी तौहीन की गई, लगातार तौहीन की गई। तो बानिए पाकिस्तान की बहन की तौहीन की गई इस मुल्क में। उस मुल्क में एक शहजादी के बारे में ट्वीट आ गया तो 2 करोड़ जुर्माना। आज तक किसी ने अयूब खान से पूछा या उसकी कब्र से पूछा कि फातिमा जिन्ना की तौहीन क्यों की थी?